हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनामिका विद्यार्थी वॉरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आपका सीटेट एग्ज़ाम हो, टेट एग्ज़ाम हो, सुपर टेट एग्ज़ाम हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइकोलॉजी पूछा जाता है तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, बीएस ब्लूम कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। बीएस ब्लूम अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। 1956 में बेंजामिन ब्लूम के नेतृत्व में कॉलेजों की एक समिति ने शैक्षिक गतिविधियों के 3 उद्देश्यों की पहचान की थी। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम के नेतृत्व में कॉलेजों की एक समिति ने शैक्षिक गतिविधियों के 3 उद्देश्यों की पहचान की थी। अब देखते हैं ये 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं। बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं। ये शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, दूसरा क्या है? भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर डोमेन। तो इन्होंने 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य। और आपके एग्ज़ाम में ये जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसी से डिटेल में प्रश्न आते हैं। बाकी इन दोनों को तो आप याद ही रखिएगा, इसके बारे में डिटेल उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब देखते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य। इन्होंने जो पहला उद्देश्य दिया संज्ञानात्मक उद्देश्य, इसको 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 6 क्षेत्रों में। पहला क्या है? ज्ञान, नॉलेज। दूसरा बोध, कंप्रेशन। तीसरा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। चौथा विश्लेषण, एनालिसिस। पांचवा संश्लेषण, सिंथेसिस। और छठा क्या है? मूल्यांकन, इवोल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से 6 क्षेत्रों में बांटा गया है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब इसको एक चित्र की सहायता से थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है संज्ञानात्मक उद्देश्य में? सबसे पहले जो निम्न स्तर का होता है वो क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, कि सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान। फिर क्या आता है? बोध। सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान। फिर क्या आता है? बोध। फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर क्या आता है? मूल्यांकन। अब ज्ञान क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर बच्चे छोटे रहते हैं उनको टेबल रटाया जाता है। ठीक है, जो टेबल होता है 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 4, इसको सिर्फ और सिर्फ रटाया जाता है। लेकिन बच्चे ये नहीं समझते कि ये होता क्या है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये होता क्या है, सिर्फ बच्चे रट लेते हैं। तो ये क्या होता है? उनका ज्ञान, मतलब किसी चीज़ को रट्टा मारना ही ज्ञान कहलाता है। अब क्या आता है सेकंड नंबर पे? अब आता है बोध। बोध किसे कहते हैं? यदि बच्चे उस टेबल को समझ जाएं कि 2 1 जा 2 होता है और क्यों होता है, 2 + 2 को जोड़ने पर 4 हो जाता है, 2 को 3 बार अगर जोड़ा जाए तो 6 हो जाता है। मतलब बच्चे अगर समझ ले कि कैसे 2 1 जा 2 4 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, बच्चे अगर टेबल को समझ जाते हैं कि किस प्रकार से ये बना है, जब बच्चे टेबल के बारे में समझ स्थापित कर लेते हैं तब वो क्या होता है? बोध। और उसे अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अगर बच्चा वो प्रयोग कर लेता है तो वो क्या होता है? अनुप्रयोग। यदि बच्चा किसी दुकान पे सामान लेने जाता है और फिर वहाँ पे वो सब जोड़ घटा के गुणा करके सामान का रेट निकाल के उस चीज़ों को खरीद लेता है, तो ये क्या हो गया? अनुप्रयोग हो गया। या कहीं पे कोई सर वो प्रश्न पूछते हैं, बेटा ये सामान इतने का है तो ये कितने का हुआ, फिर वो गुणा करके उस सामान के रेट को जोड़ लेता है और बता देता है, तो क्या हुआ? अनुप्रयोग। ठीक है, ज्ञान में क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी होती है, सिर्फ हमें याद कराया जाता है। बोध के बारे क्या होता है? उसी चीज़ के बारे में हम समझ स्थापित कर लेते हैं। अनुप्रयोग क्या होता है? सीखी गई जो चीज़ें हैं उसका परिस्थितियों के अनुसार जब हम प्रयोग करते हैं तो वो अनुप्रयोग होता है। और विश्लेषण क्या होता है? कोई भी ज्ञान है अगर उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और उसका फिर हम एनालिसिस करते हैं तो वे विश्लेषण हो जाता है। और फिर संश्लेषण क्या होता है? जो छोटे छोटे हमने ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको एक कर देना और कुछ नवीन तथ्य निकालना, वो संश्लेषण होता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। अभी तक हमने कितना सीखा है इसके बारे में जो निष्कर्ष निकलता है वही होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? ज्ञान,
बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो अब इसको अगर थोड़ा सा आप डिटेल में और जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ज्ञान क्या होता है? इसमें बच्चों को जानकारी दी जाती है, याद कराया जाता है, प्रत्यय स्मरण कराया जाता है, परिभाषा देना आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बोध, इसमें बच्चों को समझ विकसित की जाती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर उदाहरण के द्वारा बताया है। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना, उदाहरण देना, मतलब कोई चीज़ हम सीखे हैं उसके बारे में खुद से ही अगर हम उदाहरण देने लगें, चीज़ों को पहचानने लगें, समस्याओं की व्याख्या करने लगें, अनुवाद करने लगें, अर्थ को समझने लगें, तो वो क्या होता है? बोध होता है। अब यहाँ क्या है? तीसरा, अनुप्रयोग। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना, समाधान करना, खोज करना, ये सारा अनुप्रयोग का भाग होता है। अब फिर क्या आता है? विश्लेषण। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को विभिन्न भागों में अलग करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है। ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। इसमें आलोचना करना आता है, विभेद करना आता है, किन्हीं दो वस्तुएं या कई प्रकार का ज्ञान, कई प्रकार की जानकारी, उसके बारे में तुलना करना, अलग अलग चीज़ों को करना, ये विश्लेषण में आता है। संश्लेषण। ठीक है। इसमें नए कार्य पर जोर देकर हिस्सों को संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट या नियम के आधार के अनुसार निष्कर्ष निकालना, यही आता है संश्लेषण में। जैसे तर्क देना, निर्णय देना, चयन करना, सामान्यीकरण करना, ये सारी चीज़ें संश्लेषण के अंदर आ जाती है। लास्ट में क्या आता है? मूल्यांकन, इवोल्यूशन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों ने अभी तक कितना सीखा है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे चयन करना, जांच करना और मूल्यांकन करना। ठीक है। तो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य 3 बताए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रत्येक बार इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लगातार 2 से 3 बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुंचेगा और आपको पढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगी।